वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस सेशन का 2023-24 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, उसका मीनिंग समझा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस अंडरस्टैंड किया था। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। ये मैंने 6 पॉइंट लिख के रखे हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। सबसे पहले हम स्कोप को लिखेंगे। गाइस, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैंने ये सारा कुछ एक साथ इकट्ठा क्यों लिखा, क्योंकि इसको इकट्ठा लिखना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चों को इससे याद नहीं रहता। ये वाले पॉइंट हमारे स्कोप के हैं और ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंस के हैं। इनका कंपैरिजन नहीं याद रहता क्योंकि कौन से इधर वाले हैं और कौन से इंपॉर्टेंस वाले हैं। आप बीच में खिचड़ी बता देते हो काफी बच्चे, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है एक ही शीट पे, ताकि आपको याद रहे। आप भी जब नोट्स बनाने लगो तो एक बार इसको इस तरीके से जरूर लिख लीजिए। मैं आपको फिर 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप फटाफट इसको देख लीजिए और अंडरस्टैंड करिए। देखो भाई, इससे ही तो हमें पता चलेगा ना कि क्या स्कोप है और क्या इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ लेते हो, आप याद कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अलग अलग पॉइंट्स को याद करना, स्कोप को इंपॉर्टेंस को स्कोप बनाते जाओगे तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है जी? फिर मार्क्स कट जाएंगे आपके। ओके जी, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। वो क्या है? सबसे पहले स्कोप। स्कोप में वो हमें क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। स्कोप ये क्या है? स्कोप का मतलब दायरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का फैलाव कहां तक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है नेशनल इनकम को और रिलेटेड एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करने में। मैक्रो इकोनॉमिक एक वो कंसेप्ट है जिससे हम अपने देश की जो आय है, इनकम है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जैसे जीडीपी या एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसी टर्म्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहती है? ये यूं कह लो, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है, उनका सारा डाटा, उनका सारा ब्योरा, उनका सारा जो भी सिस्टम है, किस तरीके से बेरोजगारी है, किस वजह से बेरोजगारी है, वो सारा कुछ हम किससे समझते हैं? अपने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। यही वो थ्योरी है जो हमें समझने आने में मदद करती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से गरीबी बढ़ेगी। गरीबी बढ़ने की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी। सो थ्योरी ऑफ मनी थर्ड पॉइंट है। थ्योरी ऑफ मनी का मतलब है मनी कैसे बनेगी, पैसा कैसे मार्केट में आएगा, इकोनॉमी में पैसा कैसे फ्लोट होगा। गाइस, आपको पता है कि जो मनी होती है वो सरकार द्वारा इशू की जाती है, लेकिन सरकार ने आगे ये जिम्मेदारी किसकी भी लगाई हुई है? वो आरबीआई की लगाई हुई है। तो आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक्स के थ्रू मार्केट में, इकोनॉमी में, मतलब मनी को फ्लोट करता है, मनी को एक्सचेंज करता है, मनी की को मूव कराता है, ताकि वो एक्सचेंज हैंड्स करे और उसमें मनी की वैल्यू हमारी बढ़ती रहे। मनी को कितना मार्केट में होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई को नियंत्रण में रखना मनी की, ताकि उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ना बढ़ जाए। मनी कैसे क्रिएट करनी है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करनी है, ठीक है? तो वो किससे हम सीखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है? उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसेस। जनरल प्राइसेस की थ्योरी का मतलब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। प्राइसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। किस कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, किस कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, क्योंकि लोग, महंगाई हो जाएगी तो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, खासकर वो नेसेसिटीज के केस में। बट अगर नेसेसिटी के केस में ही प्रोडक्ट्स के, कमोडिटीज की प्राइसेस कम होते जाएंगे, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को या जो कह लो कि फार्मर्स को उसका प्राइस नहीं मिलेगा, तो उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी आगे प्रोडक्ट को और बनाने के लिए, ठीक है, और प्रोड्यूस करने के लिए इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी। तो दोनों सिचुएशंस हमारे देश में खतरनाक होती है। इन्फ्लेशन से कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन आगे नहीं होगी और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। और उसी तरह डिफ्लेशन की वजह से कीमतें यदि कम हो रही है तो क्या प्रोड्यूसर को इंकरेजमेंट नहीं है, तो अभी वो क्या होगा, उसका स्टॉक नहीं बिक पाएगा, तो वो क्या होगा, आगे प्रोड्यूस नहीं करेगा और फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग हम किसमें करते हैं? इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और चौथा ये हमारा पार्लियामेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल हमारा गवर्नमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्ले करती है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को देख के ही अपना बजट बनाना होता है। हमारे देश में कैसे किस तरीके के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास है, ठीक है, ये हर तरीके के लोग हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से ही बनी है, उसी से ही सरकार अपना बजट बनाती है। उसके बाद है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। गाइस एक्सचेंज रेट का मतलब यहाँ पे है फॉरेन एक्सचेंज रेट। डॉलर के बदले हमारी रुपये की क्या वैल्यू है, पौंड के बदले हमारी रुपये की क्या वैल्यू है, यूरो के बदले हमारी रुपये की क्या वैल्यू है, इंडियन रुपये की मतलब। तो अंडरस्टूड है कि ये सारी थ्योरी हमें कहाँ से समझ आएगी, ये सारा कुछ हमें कहाँ से समझ आएगा, एक्सचेंज रेट कहाँ से पता चलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके। और उसके बाद अगला इसके साथ ही जो इसका सब पॉइंट है दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो गाइस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ से आएगा, जो भी हमारी फॉरेन के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ डीलिंग होती है, चाहे वो इंपोर्ट में हो चाहे वो एक्सपोर्ट में हो, उससे पैसे का जो आदान प्रदान होता है दूसरी करेंसीज में, उनके बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट के वक्त पैसा हमारी कंट्री में आता है और इंपोर्ट के वक्त पैसा हमारे हाथ से जाता है, हमारी कंट्री के हाथ से जाता है, तो उसका बैलेंस रखना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस रखने का मतलब अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हमारे देश में डिपेंडेबिलिटी टुवर्ड्स अदर ज्यादा है, हमारे देश में प्रोडक्शन इसका मतलब नहीं हो पाएगी और फिर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, हम दूसरों पर डिपेंडेंट है अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है तो। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस है, हमारे पास सरप्लस है इतना कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी हम दूसरी कंट्रीज को बेच पा रहे हैं, सेंड कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं। ठीक है, और वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं डॉलर्स के फॉर्म में, यूरो के फॉर्म में, पौंड के फॉर्म में। ठीक है जी, ओके, पाउंड के फॉर्म में। ओके, तो ये आ गया हमारा स्कोप, ये समझ लिया क्या? चलिए गाइस इसको जरा नोट करिए, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूँ। ओके जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस इंपॉर्टेंस में। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करना क्या मतलब, क्या ये पुअर इकोनॉमी, क्या ये रिच इकोनॉमी है, या प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, क्या ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, क्या ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, क्या ये टेरिटरी इकोनॉमी है, किस तरीके की इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें कहाँ से पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी से। मैक्रो इकोनॉमिक से, क्योंकि ये चीजें जब तक हमें पता नहीं होगी, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे हम अपनी इकोनॉमी को, तो हम नेशनल इनकम नहीं कैलकुलेट पाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या लेवल ऑफ इकोनॉमी को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी ही हमें समझाएगी कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके की है। और उससे हमें आगे बनता है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रोड मैप क्या मतलब है, एक रास्ता बनता है, हमें किस रास्ते पे जाना है, समस्या समझ आ गई, उसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढना ना। रोड मैप का मतलब हमें वो रास्ता बनाना कि हमें ग्रोथ कहाँ से मिलेगी। हमारी इकोनॉमी अब अगर राइट ट्रैक पे नहीं है, अगर रॉन्ग ट्रैक पे भी है, तो हमें ऐसे कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमारी इकोनॉमी को सही तरीके से चलाए। तो ये रोड मैप फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम सीखते हैं। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दोनों खतरनाक है। मनी का ज्यादा फ्लो होना या मनी कम रहना वो भी खतरनाक है। मनी की डिमांड अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कमोडिटीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर्स को भी प्रॉब्लम होती है। तो मार्केट में, इकोनॉमी में हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी स्थिरता लाने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी में ज्यादा रेट्स का फ्लक्चुएशंस ना हो। तो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से हेल्प मिलती है। और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, इंपोर्ट, ये एम इंपोर्ट के लिए होता है और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की स्टडी इससे हमें हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ से दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारा इंपोर्ट या ट्रेड होता है वो भी हमें इससे अंडरस्टैंडिंग होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से। और प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, हम प्रॉब्लम को, हमारी गरीबी, मतलब देश में गरीबी, इकोनॉमी में गरीबी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें क्या मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी दूर करने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए किस वजह से हो रहा है, बिकॉज किस तरीके की एक्टिविटीज हम करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हमारी जो वेस्टेज होती है, जो पोल्यूशन निकलता है, वो कहाँ जा रहा है, क्या वो मतलब वाटर पोल्यूशन है, क्या वो लैंड पोल्यूशन है, क्या वो एयर पोल्यूशन है, क्या वो नॉइज पोल्यूशन है,
तो इनका इम्पैक्ट सारा हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। हमारी फर्टाइल लैंड खराब हो सकती है अगर हमने वाटर पोल्यूशन को नहीं रोका, और हमारा हेल्थ खराब हो सकती है अगर एयर पोल्यूशन को नहीं रोका। तो अल्टीमेटली दैट लीड्स टू आवर प्रॉब्लम, और इसी से हमारे देश में फिर लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, वाटर प्योरीफाइड नहीं रहेगा, तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इन चीजों को समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, हमारे देश में पॉलिसीज कैसे बनेगी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ये गलत हो रहा है, अब इसको ऐसे करना है, क्या चीज करनी है, हमारे देश का उत्पादन कितना होना चाहिए, हमारे देश में सप्लाई कितनी होनी चाहिए, हमारे देश में टोटल कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, डिफेंस पे कितना पैसा खर्चना है, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्चना है। तो ये सारी पॉलिसीज हमें कहां से बनानी है, ये सारी पॉलिसीज हमें बनानी है मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी से। ठीक है जी, तो ये है हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंस के। तो गाइस आप इसको जरा नोट करिए। ओके जी, तो चलिए गाइस इसी के साथ ये मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूं, कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। विशिंग यू गुड लक।